नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है पिंजरा, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। शांति ने अब ऊब कर कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उठकर अनमनी सी कमरे में घूमने लगी। उसका मन स्वस्थ नहीं था। लिखते लिखते उसका ध्यान बट जाता था। केवल 4 पंक्तियां वह लिखना चाहती थी, पर वह जो कुछ लिखना चाहती थी उससे लिखा न जाता था। भावावेश में कुछ का कुछ लिख जाती थी। छाप पत्र वह फाड़ चुकी थी। यह 7वां था। घूमते घूमते वह चुपचाप खिड़की में जा खड़ी हुई। संध्या का सूरज दूर पश्चिम में डूब रहा था। माली ने क्यारियों में पानी छोड़ दिया था और दिन भर के मुरझाए फूल जैसे जीवन दान पाकर खिल उठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। शांति ने दूर सूरज की ओर निगाह दौड़ाई। पीली पीली सुनहरी किरणें जैसे डूबने से पहले उन छोटे छोटे बच्चों के खेल में जी भर हिस्सा ले लेना चाहती थी, जो सामने के मैदान की हरी भरी घास पर उन्मुख खेल रहे थे। सड़क पर 2 कमीन युवतियां हंसती चुहलें करती उछलती कूदती चली आ रही थीं। शांति ने एक दीर्घ विश्वास छोड़ा और मुड़कर उसने अपने इर्द गिर्द एक थकी हुई निगाह दौड़ाई। छत पर बड़ा पंखा धीमी आवाज से अनवरत चल रहा था। दरवाजों पर भारी पर्दे हिल रहे थे और भारी कोच और उन पर रखे हुए रेशमी गद्दे, गलीचे और दरमियान में रखे हुए छोटे छोटे अठकोने मेज और उन पर पीतल के नन्हे नन्हे हाथी और फूलदान। और उसने अपने आप को उस पक्षी सा महसूस किया जो विशाल स्वच्छंद आकाश के नीचे खुली स्वतंत्र हवा में आम की डाली से बंधे हुए पिंजरे में लटक रहा हो। तभी नौकर उसके छोटे लड़के को जैसे बरवस खींचता सा लाया। धोबी की लड़की के साथ वह खेल रहा था। आओ देखा न ताओ, और शांति ने लड़के को पीट दिया। क्यों तू उन कमीनों के साथ खेलता है? क्यों खेलता है तू, इतने बड़े बाप का बेटा होकर? और उसकी आवाज़ चीख की हद को पहुंच गई। हैरान से खड़े नौकर ने बढ़कर जबरदस्ती बच्चे को छुड़ा लिया। शांति जाकर धम से कोच में धंस गई और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। तब वहीं बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने अतीत के कई चित्र फिर गए। उसके पति एक लॉन्ड्री का काम करते थे। बाइबिल सोसाइटी के सामने, जहां आज एक दंदान साज बड़े धड़ल्ले से लोगों के दांत उखाड़ने में निमग्न रहते हैं, उनकी लॉन्ड्री थी। आय अच्छी थी पर खर्च भी कम न था। 35 रुपया तो दुकान का किराया ही था, देना पड़ता था। और फिर कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए तो तबेला ले रखा था, उसका किराया अलग था। इसके अतिरिक्त धोबियों को वेतन, कोयले, मसाला और 100 दूसरे पचड़े। इस सब खर्च की व्यवस्था के बाद जो थोड़ा बहुत बचता था, उससे बड़ी कठिनाई के साथ घर का खर्च चलता था। और घर उन्होंने दुकान के पीछे ही महिलाल स्ट्रीट में ले रखा था। महिलाल स्ट्रीट जैसी अब है वैसी ही तब भी थी। मकानों का रूप यद्यपि इन 10 वर्षों में कुछ बदल गया, किंतु मकानों में कुछ अधिक अंतर नहीं आया। अब भी इस इलाके में कमीन बसते हैं और तब भी बसते थे। सील भरी अंधेरी कोठरियां चमारों, धीवरों और शुद्ध हिंदुओं का निवास स्थान थीं। एक ही कोठरी में रसोई, बैठक, शयन गृह, और वह भी ऐसा जिसमें सास ससुर, बेटा बहू, लड़कियां लड़के सब एक साथ सोते हों। जिस मकान में शांति रहती थी, उसके नीचे टेढ़ी चमार अपने 8 लड़के लड़कियों के साथ रहता था। दूसरी चौड़ी गली में मारवाड़ी की दुकान थी और जिधर दरवाज़ा था उधर भंगी रहते थे। उनके दरवाजे से जरा ही परे भंगियों के तंदूर लगा रखा था, जिसका धुआं सुबह शाम उनकी रसोई में आ जाया करता था, जिससे शांति को प्रायः रसोई की खिड़की बंद रखनी पड़ती थी।
दिन रात चारपाइयाँ बिछी रहती थीं और कपड़ा बचाकर निकलना प्राय असंभव होता था। गर्मियों के दिन थे और म्यूनिसिपैलिटी का नल काफ़ी दूर अनारकली के पास था, इसलिए गरीब लोगों को सहूलियत के ख्याल से शांति ने अपने पति की सिफारिश पर नीचे डेवड़ी के नल से उन्हें पानी लेने की इजाज़त दे दी। किंतु जब उन्हें उस मकान में आए कुछ दिन बीते तो शांति को मालूम हो गया कि यह उदारता बड़ी महंगी पड़ेगी। एक दिन जब उसके पति नहाने के बाद साबुन की डिबिया नीचे ही भूल आए और शांति उसे उठाने गई तो उसने उसे नदारद पाया। फिर कुछ दिन बाद तौलिया गायब हो गया और इसी तरह दूसरे तीसरे कोई न कोई चीज़ गुम होने लगी। हार कर एक दिन शांति ने अपने पति के पीछे पड़कर नल की टोंटी पर लकड़ी का छोटा सा बक्सा लगवा दिया। चाबी उसकी अपने पास रख ली। दूसरे दिन जब एक ही धोती से शरीर ढांपे वह पसीने से निचुड़ती हुई चूल्हे के आगे बैठी रोटी की व्यवस्था कर रही थी तो उसने अपने सामने एक काली सी लड़की को खड़ी पाया। लड़की उसकी समवयस्क ही थी। रंग उसका बेहद काला था और शरीर पर उसने अत्यंत मैली कुचैली धोती और बंडी पहन रखी थी। वह अपने गहरे काले बालों में सरसों ही का तेल डालती होगी, क्योंकि उसके मस्तक पर बालों के नीचे पसीने के कारण तेल में मिली हुई मैल की एक रेखा बन रही थी। चौड़ा सा मुंह और चपटी सी नाक। शांति के हृदय में क्रोध और घृणा का तूफान उमड़ आया। आज तक घर में जमादारिन के अतिरिक्त नीचे रहने वाली किसी कमीन लड़की को ऊपर आने का साहस न हुआ और न स्वयं ही उसने किसी से बातचीत करने की कोशिश की थी। लड़की मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। क्या बात है? जैसे आंखों ही आंखों में शांति ने क्रोध से पूछा। तनिक मुस्कुराते हुए लड़की ने प्रार्थना की कि बीवी जी, पानी लेना है। हमारा नल भंगी चमारों के लिए नहीं। हम भंगी हैं ना चमार? फिर कौन हो? मैं बीवी जी, सामने के मंदिर के पुजारी की लड़की। लेकिन शांति ने आगे ना सुना था। उसे लड़की से बातें करते करते घिन आती थी। धोती के छोर से चाबी खोलकर उसने फेंक दी। इस काले कलूटे शरीर में दिल काला न था और शीघ्र ही शांति को इस बात का पता चल गया। रोज ही पानी लेने के वक्त चाबी के लिए गोमती आती। गली में पूर्वियों का जो मंदिर था वह उसके पुजारी की लड़की थी। अमीरों के मंदिरों के पुजारी भी मोटरों में घूमते हैं। यह मंदिर था गरीब पूर्वियों का, जिनमें प्रायः सब चौकीदार, चपरासी, साइस और मजदूर थे। पुजारी का कुटुंब भी खुली गली के एक और भंगियों की चारपाइयों के सामने सोता था और जब रात को कोई तांगा उधर गुजरता तो प्रायः किसी न किसी की चारपाई उसके साथ घसीटती हुई चली जाती। मंदिर में कुआं तो था, पर जब से इधर नल आया उस पर डोल और रस्सी कभी ही रही और फिर जब समीप ही किसी की डेवड़ी के नल से पानी मिल जाए तो कुएं पर बाजू तोड़ने की क्या जरूरत। इसलिए गोमती पानी लेने और कुछ पानी लेने के बहाने बातें करने ही सुबह शाम आ जाती। बटलोही नल के नीचे रखकर, जिसमें सदैव पान के कुछ पत्ते तैरा करते, वह ऊपर चली आती और फिर बातों बातों में भूल जाती कि वह पानी लेने आई है और उस समय तक न उठती जब तक उसकी बुढ़िया दादी गली में अपनी चारपाई पर बैठी हुई चीख चीख कर गालियां देती हुई उसे न पुकारती। इसका यह मतलब नहीं कि इस बीच में शांति और गोमती में मित्रता हो गई थी। हाँ, इतना अवश्य था कि शांति जब रसोई में खाना बनाती अथवा अंदर कमरे में बैठी कपड़े सीती तो उसको गोमती की का सीढ़ियों में बैठकर बातें करते रहना बुरा नहीं लगता था। कई तरह की बातें होती, मोहल्ले के भंगियों की बातें, चमारों के घरेलू झगड़ों की बातें और कुछ गोमती की निजी बातें। इस बीच में शांति को मालूम हो गया कि गोमती का विवाह हुए बरसों बीत चुके हैं, पर उसने अपने पति की सूरत नहीं देखी। बेकार है, इसलिए ना वह उसे लेने आता और ना उसके पिता उसके साथ भेजते हैं। कई बार छेड़ने की गर्ज से या कई बार मात्र आनंद लेने की गर्ज से ही शांति उससे, उसके पति के संबंध और उसके अपने
मनोभावों के संबंध में प्रश्न पूछती। उत्तर देते समय गोमती शर्मा जाती थी, किंतु इतना सब होते हुए भी उसकी जगह वहीं सीढ़ियों में ही बनी रही। फिर किस प्रकार पुजारी की वह काली कलूटी लड़की वहां से उठकर उसके इतने समीप आ गई कि शांति ने एक बार अनायास आलिंगन में लेकर कह दिया, आज से तुम मेरी बहन हुई। गोमती वह सब आज भी शांति को स्मरण था। सर्दियों की रात थी और अनारकली में सब और धुआं धुआं हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे लाहौर के समस्त तंदूरों, होटलों, घरों और कारखानों से सारे दिन उठने वाले धुएं ने सांझ होते ही इकट्ठे होकर अनारकली पर आक्रमण कर दिया हो। शांति अपने नन्हे को कंधे से लगाए हाथों में कुछ हल्के फुल्के लिफाफे थामे क्रय विक्रय करके चली आ रही थी। वह कई दिन के अनुरोध के बाद अपने पति को इधर ला सकी थी और उन्होंने जी भरकर खाया पिया और खरीद किया। अनारकली के मध्य बंगाली रसगुल्लों की जो दुकान है, वहाँ से रसगुल्ले खाने को शांति को बड़ा मन होता था, पर उसके पति को कभी इतनी फुर्सत ही न हुई कि वहाँ तक सिर्फ रसगुल्ले खाने के लिए जा सके। अस्पताल रोड के सिरे पर हलवाई के साथ चाट वाले की जो दुकान है, वहाँ से चाट खाने को शांति की बड़ी इच्छा थी, पर चाट ऐसी निकम्मी चीज़ खाने के लिए काम छोड़कर जाने का अवकाश शांति के पति के पास कहाँ। कई दिनों से वह अपने उम्मी के लिए कुछ गर्म कपड़ों के टुकड़े खरीदना चाहती थी। सर्दी बढ़ रही थी और उसके पास एक भी कोट न था, और फिर गर्म कपड़ा ना सही, वह चाहती थी कि कुछ ऊन ही मोल ले ली जाए ताकि नन्हे का स्वेटर बुन लिया जाए। पर उसके पति हूँ हाँ करके टाल जाते थे, किंतु उस दिन वह निरंतर महीने भर तक अनुरोध करने के बाद उन्हें अपने साथ अनारकली ले जाने में सफल हुई थी। और उस दिन उन्होंने जी भरकर बंगाली के रसगुल्ले और चाट वाले की चटपटी चाट खाई थी, बल्कि घलुए में मोहन के पकौड़े और मटरों वाले आलूओं के स्वाद भी चखे थे। फिर उम्मी के लिए कपड़ा भी खरीदा और ऊन भी मोल ली थी, और 2 आने दर्जन ब्लेडों वाली गुडवॉक की डिबिया तथा एक कोलगेट साबुन की 2 आने वाली टिकिया उसके पति ने भी खरीदी थी। कई दिनों से वे उन्हीं पुराने ब्लेडों और शीशे के गिलास में तेज करके नहाने वाले साबुन से ही हजामत बनाते आ रहे थे, और उस दिन शांति ने यह सब खरीदने के लिए उन्हें विवश कर दिया था, और दोनों जने यह सब खरीद कर खर्च करने के आनंद की अनुभूति से पुलकित चले आ रहे थे। दिसंबर का महीना था और सूखा जाड़ा पड़ रहा था। शांति ने अपने सस्ते पर गर्म शाल को नन्हे के गिर्द और अच्छी तरह लपेटते हुए अचानक कहा, निगोड़ा सूखा जाड़ा पड़ रहा है, सुनती हूँ नगर में बीमारी फैल रही है। पर उसके पति चुपचाप धुएं के कारण कड़वी हो जाने वाली अपनी आंखों को रुमाल से मलते चले आ रहे थे। शांति ने फिर कहा, हमारी अपनी गली में कई लोग बीमार हो गए हैं। परसों टेढ़ी चमार का लड़का निमोनिया से मर गया। तभी साल में लिपटा लिपटा बच्चा हल्के हल्के 2 बार खांसा और शांति ने उसे और भी अच्छी तरह साल में लपेट लिया। उसकी बात को सुनी अनसुनी करके उसके पति ने कहा, आज बेहद बदपरहेजी की है, पेट में सख्त गड़बड़ी हो रही है। घर आकर शांति ने जब लड़के को चारपाई पर लिटाया और मस्तक पर हाथ फेरते उसके बालों को पिछली तरफ किया तो वह चौंक कर पीछे हटी। उसने डरी हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। वे सिर को हाथों में दबाए नाली पर बैठे थे। उम्मी का माथा तो तवे की तरह तप रहा है। उसने बड़ी कठिनाई से गले को अचानक अवरुद्ध कर देने वाली किसी चीज को बरबस रोक कर कहा, लेकिन उसके पति को कै हुई शांति का कंठ अवरुद्ध सा होने लगा था और उसकी आंखें भर सी आई थीं। पर अपने पति को कै करते देख बच्चे का ख्याल छोड़ वह उनकी ओर भागे। पानी लाकर उनको कुल्ला कराया। निढाल से होकर वे चारपाई पर पड़ गए।
पर कुछ ही क्षण बाद उन्हें फिर कई हुई। शांति के हाथ पांव फूल गए। घर में वह अकेली, सास माँ पास नहीं, कोई दूसरा नाता रिश्ता भी समीप नहीं, और नौकर रखने की गुंजाइश ही कभी नहीं निकली। वह कुछ क्षण के लिए घबरा गई। एक उड़ी उड़ी सी दृष्टि उसने अपने ज्वर से तपते हुए बच्चे और बदहजमी से निडाल पति पर डाली। अचानक उसे गोमती का ख्याल आया। शांति अकेली कभी गली में नहीं उतरी थी, पर सब संकोच छोड़कर वह भागी भागी नीचे गई। अपनी कोठरी के बाहर गली की ओर मात्र ईंटों के छोटे से पर्दे की ओट से बने हुए रसोई घर में बैठी गोमती रोटी बेल रही थी, और चूल्हे की आग से उसका काला मुख चमक सा रहा था। शांति ने देखा उसका भाई अभी खाना खाकर उठा है। तब आगे बढ़कर उसने इशारे से गोमती को बुलाया। तवे को नीचे उतार और लकड़ी को बाहर खींच कर गोमती उसी तरह भागी आई। तब विनीत भाव से संक्षेप में शांति ने अपने पति तथा बच्चे की हालत का उल्लेख किया, और फिर प्रार्थना की कि वह अपने भाई से कहकर तत्काल किसी डॉक्टर को बुला दे। उनकी लॉन्ड्री के साथ ही जिस डॉक्टर की दुकान है, वह सुना है पास ही लाजपति रोड पर रहता है। यदि वह आ जाए तो बहुत ही अच्छा है वो। और फिर साड़ी के छोर से 5 रुपए का एक नोट खोल शांति ने गोमती के हाथ में रख दिया कि फीस पहले ही क्यों न देनी पड़े, पर डॉक्टर को अवश्य ले आए। और फिर चलते चलते उसने यह भी प्रार्थना की कि रोटी पकाकर संभव हो तो तुम ही जरा आ जाना उम्मे। शांति का गला भर आया था। गोमती ने कहा था, आप घबराएं नहीं, मैं अभी भाई को भेज देती हूँ। और मैं भी अभी आई। और ये कहकर वह भागती सी चली गई। शांति वापस मुड़ी तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसने महसूस किया कि शंका और भय से उसके पांव कांप रहे हैं और उसका दिल धक धक कर रहा है। ऊपर जाकर देखा, उसके पति ऊपर से उतर रहे हैं। हाथ में उनके खाली लोटा है। चेहरा पहले से भी पीला हो गया है और माथे पर पसीना छूट गया। शांति के उड़े हुए चेहरे को देखकर उन्होंने हंसने का प्रयत्न करते हुए कहा, घबराओ नहीं, सर्दियों में हैजा नहीं होता। शांति ने रोते हुए कहा, आप ऊपर क्यों गए? वहीं नाली पर बैठ जाते। किंतु जब पति ने नाली की ओर फिर चारपाई पर पड़े हुए बीमार बच्चे की ओर इशारा किया तो शांति चुप हो गई। उसने पहले सहारा देकर पति को बिस्तर पर लिटाया, फिर नाली पर पानी गिराया, फिर दूसरे